गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं आर के शर्मा। आज का मेरा वीडियो है न्यूक्लिक एसिड एस्टिमेशन मेथड कि कैसे कैसे हम न्यूक्लिक एसिड को एस्टिमेट करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल में। सबसे पहला होता है हमारा डीएनए एंड सेकंड न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए। डीएनए को एस्टिमेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है डाइफिनाइल अमाइन मेथड, और आरएनए की एस्टिमेशन के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज द ओर्सिनोल मेथड। तो डाइफिनाइल अमाइन मेथड में ये जो डाइफिनाइल अमाइन रिएजेंट है ये डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ बाइंड करता है, और हमें पता है जो डिऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए में होती है। ओर्सिनोल मेथड में ये जो ओर्सिनोल है ये आरएनए के राइबोज शुगर के साथ बाइंड करके कलर देता है। ये दोनों ही जो मेथड्स हैं ये कलरीमेट्रिक मेथड है। मींस इसमें कलर इंटेंसिटी का पता चलता है, कलर के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कितने डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी आरएनए की कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसे समझने से पहले हमें डीएनए का पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है हमारे पास डीएनए। डीएनए जो है दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दिस ये मैंने सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं, दिस इज 1, दिस इज द 2। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये वाली शुगर के बारे में। सिंपल इस स्ट्रक्चर को, ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। वन इज द डिऑक्सी राइबोज शुगर इन केस ऑफ डीएनए एंड राइबोज शुगर इन केस ऑफ आरएनए। सेकेंड कंपोनेंट इज बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये ठीक है। यहां देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो फर्स्ट कार्बन पे ये बेस अटैच है तो ये इनके बीच में जो लिंकेज होती है वो होती है एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वाटर की रिमूवल से ये बॉन्ड इनके बीच में बनता है। सेकेंड इज द कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फोरस है, ठीक है, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो ये कार्बन नंबर 3 है ये पहली न्यूक्लियोटाइड का है और ये कार्बन नंबर 5 सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का, तो उससे बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पे ईस्टर बॉन्ड के साथ अटैच होता है, एस्टर बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए का स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे उसके OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी जो OH ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो आरएनए है उस पे एल्कली का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये जो एल्कली का इफेक्ट आरएनए पे कैसे ज्यादा है। एसिड का इफेक्ट भी आरएनए पे होता है पर उतना नहीं होता जितना डीएनए पे होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एसिड और एल्कली का जो इफेक्ट है वो आरएनए और डीएनए पे कैसा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं डाइफिनाइल अमाइन मेथड क्या है और ओर्सिनोल मेथड क्या है। तो सबसे पहले आता है डाइफिनाइल मेथड, डाइफिनाइल अमाइन मेथड। डाइफिनाइल अमाइन मेथड में हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल में डीएनए है। उस डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन को हमें एस्टिमेट करना है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। तो उस मेथड उसको स्टडी करने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम डाइफिनाइल अमाइन मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक डीएनए का सैंपल है, ठीक है। यहाँ एक सैंपल में डीएनए है। तो सबसे पहले जो हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं वो होता है एसिड ट्रीटमेंट, और
इसे बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक। एसिड ट्रीटमेंट क्यों देते हैं हम? एसिड ट्रीटमेंट हम डीएनए में हाइड्रोलिसिस हो, ठीक है, ताकि डीएनए की हाइड्रोलिसिस हो। अब डीएनए की हाइड्रोलिसिस भी दो टाइप की होती है, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस में यदि pH 3 से ज़्यादा है तो डीएनए में डीप्यूरिनेशन होगी। डीप्यूरिनेशन मतलब प्यूरिन का रिमूवल हो जाएगा। डीएनए के अगर बेस पे प्यूरिन प्रेजेंट है तो वहाँ पे डीप्यूरिनेशन हो जाएगा। सेकंड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कब होती है? जब pH 2 से भी कम है। तो क्या होगा? जो डीएनए पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मींस उसमें सिर्फ जो एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वही ब्रेक नहीं होगा, उसके साथ साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। इट मींस पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर खराब हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गई डीएनए के स्ट्रक्चर की। तो ये था डीएनए एसिड का क्या इफेक्ट पड़ता है डीएनए पे। इन केस ऑफ अगर हम उसको हाई टेम्परेचर और एसिड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज डीऑक्सी लैब्यूलिनिक एल्डिहाइड। अब ये स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो अगला जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डाइफिनाइल अमाइन रिएजेंट, सॉरी, ठीक है, डाइफिनाइल अमाइन रिएजेंट। ये जो डीपीए है, ये जो डीऑक्सी लैब्यूलिनिक एल्डिहाइड है, इसके साथ जाके बाइंड करेगा और यहाँ पे ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बना देगा। और अब ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, हमने ये पहले ही बोला है, ये जो दो मेथड हैं ये हैं कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स हमें मिल गया। अब ये जो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है इसको हम 565 नैनोमीटर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कलर इंटेंसिटी को हम 565 नैनोमीटर पे चेक करेंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा कलर इंटेंसिटी होगी उतना ही डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो सिंपल गाइस, सबसे पहले डीएनए में क्या होता है, जब हम एसिड ट्रीटमेंट देते हैं पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, उसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। अगर pH 3 से ज़्यादा है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, मीन्स डीप्यूरिनेशन होगा, प्यूरिन का रिमूवल होगा। इन केस ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो पूरा का पूरा डीएनए ही हमारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मीन्स उसके जो एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ साथ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसकी भी ब्रेकेज हो जाएगी। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद जो बेसिकली जो एसिड यूज होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जो अगला स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोलिसिस के बाद वो है डीऑक्सी लैब्यूलिनिक एल्डिहाइड। डीऑक्सी लैब्यूलिनिक एल्डिहाइड बन गया तो अब ये जो डाइफिनाइल अमाइन होगा वो जाके इससे बाइंड करेगा, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देगा, उसकी कलर इंटेंसिटी को हम चेक करेंगे कलरीमीटर में, और जितनी ज़्यादा कलर इंटेंसिटी होगी उतना ही डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन हमारे सैंपल में ज़्यादा होगा। सो गाइज, ये था हमारा डीपीए मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा ओर्सिनोल मेथड। Second method is Orsinol method. Orsinol method is used for the estimation of RNA. तो सबसे पहले हमारे पास RNA का सैंपल है। यहाँ पे भी हम जैसे हमने डाइफिनाइल अमाइन मेथड में यूज़ किया था एसिड, इसमें भी हम 1 नॉर्मल HCl लेंगे और इसमें साथ में इसको बॉईल करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। बॉईल करने की वजह से क्या होगा, इस पर भी एसिड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता पर जैसे डीएनए में पड़ता है, पर इसमें भी जो क्या हो जाएगी, एसिड की वजह से डीप्यूरिनेशन होगी। डीप्यूरिनेशन होने के बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखिए डीप्यूरिनेशन हो जाती है, ठीक है।
तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिर्फ बनता है शुगर फॉस्फेट, जो बचता है वो राइबोफॉस्फेट बचेगा। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर बचा सिर्फ राइबोफॉस्फेट का। अब राइबोफॉस्फेट की डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी यहाँ पे। जब ये इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हुई मींस फॉस्फेट रिमूव हो गया, तो यहाँ पे जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा फर्फ्यूरल। ये जो फर्फ्यूरल है फिर जो ओर्सिनोल प्लस FeCl3 फेरस क्लोराइड इसके साथ बाइंड करेगा, ये ओर्सिनोल और FeCl3 इसके साथ बाइंड करके ब्लू और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे। और ये जो ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स होता है फिर हम इसको 665 नैनोमीटर में इसकी कलर इंटेंसिटी का पता करेंगे। जितनी ज़्यादा कलर इंटेंसिटी इसमें भी होगी उतनी ही हमारे जो RNA का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारे सैंपल में वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये था ओर्सिनोल मेथड, डाइफिनाइल अमाइन मेथड। अब गाइज अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एसिड और एल्कली दोनों का इफेक्ट DNA और RNA पे कैसे पड़ता है। सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।